ईरान अमेरिका के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत की धीमी रफ्तार पर नाराजगी भी जताई गई है और कहा गया कि ईरान खुद को संभाल नहीं पा रहा। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका को और सख्त रुख अख्तियार करना पड़ सकता है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने मेजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया है और तकरीबन 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया है। उनके मुताबिक यह कदम गैर कानूनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, तनाव के बीच ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात, एक तरफ चल रहा है तनाव, दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई है। युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन के बीच ये चर्चा हुई है। सीज फायर बढ़ाने के फैसले का पुतिन ने समर्थन किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन आ रही है जहां पर युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच चर्चा हुई है। कुछ दिन पहले ही ईरानी विदेश मंत्री जो है वो पहुंचे थे रशिया और यहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की थी पुतिन से। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से तनाव चल रहा है और ट्रंप और पुतिन के बीच भी फोन पर बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1.5 घंटा फोन पर बात हुई है। युद्ध विराम को लेकर भी चर्चा हुई है। सीज फायर बढ़ाने के फैसले का पुतिन ने समर्थन किया है। सीज फायर जिस तरीके से एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सीज फायर के दौरान वो बातचीत जो है हो पाए, सेकेंड फेज की जो बातचीत है वो हो पाए। हालांकि इस बातचीत पर अभी भी अगर देखें तो संशय बरकरार है कि वो बातचीत आखिर होगी कब, क्योंकि जिस तरह की शर्तें ईरान ने रखी है उसे लेकर अमेरिका अभी पूरे तरीके से रजामंद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तेल संकट बना हुआ है, होर्मुज की स्थिति जिसके तस बनी हुई है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि करके तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, रितेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक और साथ साथ नासिर भी जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, ये जो बातचीत हुई है फोन पर तकरीबन 1.5 घंटे का जिक्र हो रहा है पुतिन के बीच में और ट्रंप के बीच में, क्या एक्सपेक्ट करें इस बातचीत से, क्या कुछ हुआ होगा? मुझे कैसे साफ लगता है कि जो मीडिएशन टीम थी, जो पाकिस्तान जो है मीडिएट कर रहा था ईरान और यूएसए के बीच में, वो कहीं ना कहीं फेल दिख रहे हैं। इसी कारण जो है अब रशिया को जो है सामने आना पड़ा और रशिया के पुतिन के साथ जो है बातचीत हुई है। शायद उनको भी जो है बताया गया है पीसफुल टॉक्स के लिए वो भी आगे आ जाए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको भी समझाया गया है और ईरान की तरफ से भी जो भी बातचीत आज तक हुई है वो सामने लाई गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है हमें दूसरा मीडिएशन टीम जो है, जो मीडिएटर बन के आएगा वो रशिया होगा और रशिया जो है यूएस और ईरान के बीच में जो भी सब बातचीत हुई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन पे कहीं ना कहीं रशिया जो है अब सामने आ सकता है। क्योंकि हमने देखा लगातार जो पहली पीसफुल टॉक्स है उसके बाद वो भी फेल हुई। उसके बाद जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ से आसिम मुनीर जो है ईरान का दौरा कर रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बातचीत हो रहे, लेकिन कंक्लूजन जो है कुछ भी नहीं निकला। कंक्लूजन वही निकला जो पहले हमें पीसफुल टॉक्स में निकला, जिसमें तो ईरान उन शर्तों पर रजामंद था और ना ही यूएसए उन शर्तों पर रजामंद था। उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा नासिर आपके पास इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया। ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमने ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म किया। ट्रंप ने कहा ईरान के पास मिसाइल बनाने की बहुत कम कैपेसिटी, बहुत कम क्षमता, समझौता नहीं करने पर ईरान को ट्रंप की चेतावनी भी मिली है। ईरान की मिसाइल क्षमता को तेजी से खत्म करेंगे। पहली कैपेसिटी जो है बहुत कम है। ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। एक तरफ कोशिश लगातार की जा रही है कि बातचीत हो और दूसरी तरफ इस तरीके से धमकियां भी लगातार जो है वो दी जा रही है। ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं, जो नया प्रस्ताव भेजा, उनके 3 चरण हैं। हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होना है। आपको बताते हैं ईरान की मांगे और चरण का भी जिक्र करते हैं। तो देखिए, पहला चरण, ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध रुक जाए।
इसके साथ दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी दी जाए। दूसरा चरण, पहले चरण के पूरा होने के बाद दूसरे चरण की वार्ता, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर बातचीत होगी, प्रबंधन पर बात होगी। तीसरा चरण, पहले दोनों चरण पूरे होने पर तीसरे दौर की वार्ता, तीसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा। तो ये वो तमाम मांगे हैं ईरान की जिनका यहां पर जिक्र हुआ है। अब ईरान के पास समझिए तकरीबन 60% तक संवर्धित तकरीबन 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि ईरान दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की ही क्या जरूरत थी। आपको ये भी बताते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर कितना रखना जरूरी होता है। बिजली उत्पादन की बात करते हैं तो ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल, कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर जरूरी है। अब देखिए, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, हम मेडिकल ज़रूरतों की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो रिसर्च के लिए जैसा कि बताया जाता है वो है 12 से 19.75% तक का संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग है। अब इसमें देखिए, कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल ज़रूरी है। चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त है। अब एक बार ये भी आपको बता देते हैं, ये जो बार बार हम टर्म यूज करें यूरेनियम संवर्धन, इसके मायने क्या होते हैं। देखिए, ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिका ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इस पूरे विवाद में यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है, लेकिन आखिर ये होता क्या है, इसको थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी यहाँ पर नजर आता है। इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद जो है वो लगातार बना हुआ। आपको ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टर्म है ये आया कहाँ से है, ईरान के दावे क्या किए जा रहे हैं, मापदंड क्या कहते हैं। ये कुल मिलाकर अगर देखें तो ईरान के पास 60% तक संवर्धित तकरीबन 440 किलो यूरेनियम है। ईरान दावा कर रहा है कि परमाणु कार्यक्रम नागरिक ज़रूरतों के लिए है, लेकिन अगर हथियार नहीं बनाने तो आपकी मंशा क्या थी, ये जो उसका लेवल है वो आप 60% तक क्यों ले गए, क्या ज़रूरत थी, ये तमाम सवाल हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि बिजली उत्पादन के लिए आपने ये सब किया है, रिसर्च आपने मेडिकल के लिए किया है ताकि कैंसर का इलाज हो पाए, लेकिन बहुत सारे सवाल इसे लेकर हैं। अब जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-35 की मात्रा बढ़ाना, प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के 2 आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 99.30% U-238 होता है, इससे बम नहीं बनाया जा सकता। दूसरा आइसोटोप U-235 प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 0.70% U-235 होता है, इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से होता है यूरेनियम संवर्धन। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूज को काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज़्यादा होने पर बनता है। वेपन ग्रेड यूरेनियम एक परमाणु बॉम्ब के लिए चाहिए 15 to 20 kgs हाई एनरिच्ड यूरेनियम। अब ईरान के पास 20 से 25 अगर देखें बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। तो ये पूरा गणित है। और अगर हम देखें विवाद भी लगातार बना हुआ है, अलग अलग दावे हैं। ईरान कह रहा है इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, हम ये चीज़ें अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के हित के लिए कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दक्षिणी लेबनान के चक्र शहर में तबाही, दक्षिणी लेबनान के चक्र शहर में तबाही। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हवाई हमलों के बाद जो मंजर दिखाया वो मंजर भयानक नजर आए। अब ये जरा कुछ तस्वीरें देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो है वो बैकड्रॉप में चल रही है। एक तरफ वो डिमांड्स है, वो कंडीशंस है, ईरान का कुछ और कहना है, अमेरिका दबाव बना रहा है, परमाणु समझौते पर पहले बात हो। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जरा देखिए, सीज फायर हुआ है
लेकिन वो सीजफायर के बाद भी स्थिति इस तरह की नजर आ रही है। दक्षिणी लेबनान का इलाका चक्र शहर है ये, जहां पर तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है और आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हवाई हमले यहाँ पर किए। ये तस्वीरें, ये जो मलबा यहाँ पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक बार हमारे मेहमानों का रुख करते हैं, साई साहब आपका रुख करते हैं। बहुत सारा ज्ञान अभी अपने दर्शकों के साथ साझा किया है, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी थी। बहरहाल अभी फिलहाल अगर हम देखिए बैकड्रॉप पे इतना कुछ चल रहा है, लेकिन अगर हम हिजबुल्ला की बात करते हैं, अगर हम इजराइल की बात करते हैं, तो वहां भी वो स्थिति लगातार हम देख रहे हैं, विवाद वहां भी थमा नहीं है, अटैक्स लगातार हो रहे हैं। ऐसे में ईरान की जो एक कंडीशन है कि हिजबुल्ला पर अटैक ना हो, वो भी कहीं ना कहीं अगर देखें वो कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। सो ये बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? ये सवाल मेरे से है। जी 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 जैन, देखिए ये जो क्लॉज था कि लेबनान पे इसराइल के अटैक्स को रोक दिया जाए, ये कुछ दिनों का पुराना है। इधर जो लेटेस्ट प्रपोजल्स हैं ईरान की तरफ से, क्योंकि वहां पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि यूनिफाइड प्रपोजल की डिमांड कर रहा है अमेरिका, कि ईरान की सारी पार्टीज, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जनरल थिंक टैंक मिलकर एक यूनिफाइड प्रपोजल दे कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या। और इसी वजह से ये मांग है यूनिफाइड प्रपोजल की अमेरिका, कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनका टॉक्स टेबल पे वापस लौटने की क्या डिमांड है और टेबल पे आने के बाद की क्या डिमांड है। इन दोनों चीजों को आपके दर्शकों को क्लियरली समझना पड़ेगा कि टॉक्स टेबल पे वापस लौटने से पहले अभी सिर्फ दो डिमांड्स है ईरान की। एक, हॉर्मुज को खोल दिया जाए और दूसरा, ईरान पे हमले रोक दिए जाए। और ये जो लेबनान की लड़ाई है, इसको इन्होंने टॉकिंग टेबल के लिए रखा है कि युद्ध को खत्म करने से पहले ईरान पे आगे कभी हमला ना हो, उनकी सिक्योरिटी गारंटी, उनका रिपेयर कॉस्ट, वापस कोई पैसे दिए उनको रिक्रिएट करने के लिए अपने नेशन को, उसका एक हिस्सा है। तो अभी ये जो पीस मील में हम स्टिचिंग कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या डिमांड्स है, ये अलग अलग मुद्दों की हैं। एक टॉकिंग टेबल पर आने की और एक टॉकिंग टेबल पे आने की बात की। तो ये दूसरा, लेबनान में इसराइल, जी आप कुछ कह रही थी। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एक्चुअली अभी तो चैलेंज यही है ना कि पहले टॉकिंग टेबल आ तो जाएं, टॉकिंग टेबल पर डिस्कशन तो बाद में होगा, पहले तो वहां तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। एग्जैक्टली, वही चैलेंज है। और अभी कुछ घंटों, 2-3-4 घंटों पहले ट्रंप ने मीडिया इंटरेक्शन में उनके इस डिमांड को कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए, ब्लैक एंड व्हाइट में मोनिका रिजेक्ट किया है। उन्होंने जो टर्म यूज किया है, ब्लॉकेज इज अ जीनियस, ब्लॉकिंग इज अ जीनियस, कि उन्होंने हॉर्मुज को, ईरान का तेल सप्लाई रोककर एक जीनियस काम किया है, जीनियस। इसलिए ये जो इकलौती मेजर डिमांड थी ईरान की, इसी के साथ साथ सेंटकॉम के जो चीफ हैं ब्रेड कूपर, उन्होंने अभी अभी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज की तारीख में 41 ईरानियन ऑयल टैंकर समुद्र में है, 41, जिसमें करीब 70 मिलियन बैरल तेल है, जिसका टोटल कॉस्ट एज पर कूपर, उन्होंने पोस्ट किया है अभी अभी, 6 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, जो कि ईरान नहीं बेच पा रहा है। और इसी वजह से वो गरीबी में आटा गीला, मतलब इस मुश्किल इकोनॉमिक वक्त में 6 बिलियन डॉलर का तेल समुद्र में, जहाजों में ईरान का तैर रहा है, जिसको यूएस नेवी बाहर नहीं जाने दे रही। तो आप इसकी सीरियसनेस को समझ सकती हैं कि ब्लॉकेट को अभी अभी ट्रंप ने जीनियस बोला है और ब्रैड कूपर ने उसकी कॉस्टिंग की है कि आज की तारीख में 40-41 जहाज 70 मिलियन बैरल तेल लेकर समुद्र में है, जिसकी 6 बिलियन का तेल वो नहीं बेच पा रहा है। तो इस पे अभी बात बनती नहीं दिख रही है। जो एक एंड ऑफ द टनल लाइट बोलते हैं मोनिका, वो ये है कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में जो बात हुई है, ये बहुत मेजर पॉइंट है। इस पे जब आप मेरे पास वापस आएगा, हम कुछ और डिस्कस कर सकते हैं। जी मोनिका। माथुर साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तमाम जो देश है यूएनएससी के, वो भी अब कहीं ना कहीं दबाव बना रहे ईरान पर। उनका कहना है कि ईरान ये हॉर्मुज स्ट्रेट खोले और ये जो टोल वो ले रहा है, ये सब अब नहीं चलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति भी बात करने वाले हैं। सो इन सब के बीच ईरान ये जो शर्त रख रहा है अमेरिका पर कि अमेरिका नाकाबंदी हटाए, अब ये प्रेशर तो ईरान पर जाता हुआ नजर आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि ईरान पहले ये, क्योंकि ईरान ये बता रहा है कि तुम नाकाबंदी तोड़ोगे तो हम भी स्टेप लेंगे, लेकिन जिस तरीके का वर्ल्ड वाइड प्रेशर बन रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि सारा दारोमदार ईरान के ऊपर है। ईरान को ये हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा और ये टोल जो ये ले रहा है वो ये बंद करना होगा। जी एकदम ठीक है ये कि ईरान के ऊपर दबाव बहुत बना है। ईरान के ऊपर दबाव बनने के पीछे कुछ कारण है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई है 1.5 घंटे की, ठीक है, ऐसी बातचीत नहीं हुई है ये।
रूस के पास एक बगल में यूक्रेन जैसा छोटा सा देश है, जिसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी, जिनके बीच में लड़ाई चल रही है। इसके पास छोटे ड्रोन्स हैं। इसने मिडिल ईस्ट के लोगों से बातचीत की कि तुम लोगों को जो तकलीफ दे रहे हैं यहाँ के इनके जहाज, तो मेरे पास ऐसे छोटे ड्रोन से जो अटैक करके तुम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पे। डिस्ट्रक्शन होने के कारण ये सब दबाव में आए हैं ये लोग। ईरान को समझ में आया कि ज्यादा और लड़ाई चली तो हमारे पास ये जो थोड़ा बहुत दादागिरी दिखाने का रास्ता है ये भी खत्म हो जाएगा। उधर ड्रोन चलने से ये रूस के सामने ही परेशानी आई कि अब अगर ये दादागिरी दिखा के ये हमारे से खत्म हो गया तो हमारे जो मिडिल ईस्ट के अंदर प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। चला बहुत बहुत हद तक मिडिल ईस्ट के साथ जो उसकी दोस्ती थी वो कमजोर पड़ी है। तो ये दोनों स्थिति में, और ये कहना चाहिए कि यूक्रेन जैसा देश जिसको पूछ नहीं रहा था वो इस समय प्राइम में आया, तो उसके कारण ये सारी स्थिति थोड़ी सी बदली है वहां की। अब ईरान के सामने एक प्रश्न आ रहा है, हमें हार्मुज को खोलना पड़ेगा, तो झगड़ा है। इधर अमेरिका होशियारी कर रहा है, उसने थोड़ा थोड़ा हिस्सा कम ढीला किया उधर से कि ठीक है आपके जहाज जा सकते हैं, पर वो देख रहा है कि जो इनके गैर कानूनी तरीके से चुपचाप तेल बेच रहे हैं, पीएलसीसी जा रहे हैं, इसमें एक्चुअली उनके 15 बिलियन बैरल्स जो है ऑयल इनके पास है, ईरान के पास। और ये उसमें से बहुत थोड़ा ही भी निकाल पा रहा है, वो थोड़े बहुत जहाज इनके घूम रहे हैं, तो उसमें से चार पांच जहाजों को इन्होंने इंडियन ओशन में जाकर पकड़ा है अमेरिकन हेलीकॉप्टर से। तो ये सब जो सिचुएशन चल रही है वहां पे वो दबाव के वसीबूत बन रही है। और इसके बाद अब रास्ता ये है कि ईरान के पास स्थिति खराब है। ईरान के टॉप ब्रास ने समझा लिया है, आईआरजीसी को भी समझाया है कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, कुछ नहीं मिलने वाला, तुम भी खत्म हो जाओगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, इस समझौते वार्ता में बैठो और शांति वार्ता करो। इस समय ओमान जो है शांति वार्ता का आयोजित कर रहा है, उस पर जो है दोनों देशों का ट्रस्ट है कि ओमान शांति वार्ता करेगा तो ईरान भी तैयार है। और पाकिस्तान की स्थिति में जैसा आपको पता है कि ड्रिल चल रही थी, वो हालत उनकी खराब चल रही थी। ठीक है मनोज जी, यानी कि आप क्या ये समझे, ये स्थिति आ रही है धीरे धीरे कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो खुल जाएगा और वो जो दबाव ईरान बना रहा था अभी तक, या जो कंडीशंस ईरान रख रहा था उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड, एक तरफ तो जिस तरीके से हम लगातार रोज जिक्र कर रहे हैं कि आर्थिक तौर पर ईरान की कमर टूट रही है, उसका उत्पादन बंद तो नहीं हुआ लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार तो धीमी करनी पड़ी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रेशर भी ईरान के ऊपर नजर आ रहा है, अमेरिका बात करने को भी तैयार नहीं है। सो आपको लग रहा है अब ये जो है इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, अब ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और ईरान की शर्त पर नहीं कि अमेरिका पहले नाकाबंदी तोड़े, ये स्टेप पहले ईरान को ही लेना पड़ेगा। अभी जो है अभी भी ये न्यूज आ रही है कि ईरान को जो है बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो टॉल दे करके ईरान के एरिया से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है, वो आगे जा रहा है। और सभी जितने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शिप हैं, ऑयल शिप, वो सभी अमेरिका नहीं रोक पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी रूप से जो है ईरान कोशिश कर रहा है कि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो खराब हो रहा है ब्लॉकेड के कारण, वो थोड़ा ठीक हो जाए। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बायलैटरल टॉक्स जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साइड से शुरू हो गया, जिस तरह से उन्होंने जो है पाकिस्तान का 3 बार का यात्रा रहा, चाहे रशिया का यात्रा रहा। और ये भी इंफॉर्मेशन है कि भारत के विदेश मंत्री से भी जो है ईरान के विदेश मंत्री का बातचीत हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ये चाह रहा है कि बायलैटरल टॉक आगे बढ़ाए और जो जो कंट्री सफ़र कर रहा है या किसी न किसी रूप से इस वार में इन्वॉल्व है, उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। उसी तरह से अगर ट्रम्प की अगर बात करें, जिस तरह से यूके के किंग चार्ल्स थ्री को भी जो है अमेरिका ने बुलाया वहाँ पे, और उन्होंने पार्लियामेंट को, वहाँ कोई कांग्रेस है, उनको एड्रेस किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उनको एक 60 डेज वाला जो एक अप्रूवल लेना था वार के लिए, अमेरिका भी जो है कोशिश कर रहा है कि एक अमेरिका में जो एक उनका एक जो पॉपुलैरिटी है 33% ही रहा है, वो थोड़ा और कंट्रीज को बुला करके आगे बढ़े। और जिस तरह से एनपीटी को लेकर के जो अमेरिका आग बबूला हो गया है कि यूएन में कैसे इस तरह से जो है एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ईरान को बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सेकंड टेन्योर ट्रम्प का कहा जाए, जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड नेशन को अलग थलग करने का कोशिश किया और उस पे जो है इस तरह का स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया कि यूएन तो अमेरिका के आधार पे ही चलता है, जो अमेरिका चाहता है वही यूएन होता है। लेकिन इस तरह का जो डिसीजन हुआ है जिसमें ईरान को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एनपीटी का, मुझे लग रहा है कि अमेरिका को बहुत ही धक्का लग रहा है। और जो भी उनका वर्चस्व
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में था। मुझे लग रहा है ठीक कि है। जैसे जैसे ये युद्ध ये बढ़ेगा, सीज फायर और बढ़ेगा या ये सॉल्यूशन नहीं होगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि सभी कंट्री धीरे धीरे आएंगे और अमेरिका अलग थलग अलग थलग हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूएई भी जो है ओपेक का जो समूह है उससे भी राइट। आगे बढ़ गया है। वो भी वो मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया है। हाँ। और सऊद अरबिया की अगर बात करें और यूएई में, दोनों में जो है किसी न किसी रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वाक युद्ध भी हो रहा है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड मनोज जी ऑर्डर आपको रुकना बढ़ चाह रहा रही हूँ, है। एक अपडेट जरा बता दें, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। हिजबुल्लाह पर मौत बरसा रहा इजराइल, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेबनान के नकूरा इलाके में आईडीएफ का अटैक है, स्ट्राइक में एक रेस्टोरेंट को उड़ाया गया। हिजबुल्लाह करता था रेस्टोरेंट का इस्तेमाल, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रही है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के अटैक लगातार जारी है। लेबनान के नकूरा इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आईडीएफ का अटैक हुआ है, एयर स्ट्राइक की गई है, एक रेस्टोरेंट को उड़ा दिया है। और बताया जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट है इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता था और वहीं पर यह स्ट्राइक की गई है। नासिर, क्या कुछ जानकारी से लेकर? यहाँ पे भी हिजबुल्लाह के कुछ एसेट्स है, उनको जो है खाकिस्तान किया जाएगा। वही तस्वीरें हमें देखने को मिली जहाँ पे भी हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद है, जहाँ पे भी उनके हेडक्वार्टर्स है या जहाँ पे भी वो अब रहने के लिए जगह पना ले रहे हैं, उनको जो है इसराइल का लगातार जो है अपने एयर स्ट्राइक्स का निशाना बना रहे हैं और हिजबुल्लाह को जो है उड़ा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि हिजबुल्लाह के बीच और इसराइल के बीच में लगातार ड्रोन्स के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन सीज फायर जब से हुआ उसके बाद भी हमने देखा सीज फायर में भी कई दिन जो है लगातार हिजबुल्लाह को जो है निशाना बनाया गया। उसके बाद इसराइल की तरफ से जो है क्लियर मैसेज है कि जहां जहां पे भी हिजबुल्लाह हो लेबनान में, जिस भी जगह हो, चाहे साउथ लेबनान की अगर बात करें, वहां पे आप देख लीजिए कि एयर स्ट्राइक्स में कौन सी क्या तबाही वहां पे मचाई गई है। कुल मिला के अगर देखा जाए, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट है ईरान का, जो ईरान के वॉर के बाद जो हिजबुल्लाह खड़ा उठा और सबसे पहले जो है इस वॉर में जो उमड़ पड़ा वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ही पहले इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए। उसके बाद पलटवार में इसराइल ने जो हिजबुल्लाह के कई हेडक्वार्टर जो है वो ध्वस्त किए गए और कई एरियाज जहाँ पे हिजबुल्लाह के लोग मौजूद है, जहाँ पे हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग मौजूद है, उनको ध्वस्त करने की क्षमता जो इसराइल रख रहा है। और उसके साथ साथ इसराइल के नेतन्याहू ने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि जहां पे भी हिजबुल्लाह होगा हम लेबनान को बख्शने वाले नहीं है। यानी कि ठीक है। लेबनान की गवर्नमेंट के साथ उनके तालमेल अच्छे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का जो आतंकी सोच वहां पे पनप रही है उसको खत्म करने के और अब लिए जैसे कि इसराइल जो है आशीष ने लगातार जिक्र उन पे भी किया कि ये तो सेकंड फेज की बात है, तब तक तो वक्त है, हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक कर ही सकता है इजराइल, बाद में देख लेंगे। बहरहाल साई साहब, ये जो रशिया से बातचीत हुई है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, क्या इस बातचीत के बाद यही मायने निकालें कि अब रशिया जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर मध्यस्थता करेगा दोनों देशों के बीच, और पाकिस्तान की मध्यस्थता को दरकिनार कर दिया गया है? वो जो मैसेंजर की भूमिका पाकिस्तान अदा कर रहा था। हाँ मोनिका, पाकिस्तान से बात नहीं बन रही है, इतना तो क्लियर है। तो अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है दोनों पार्टीज के, यूएस एंड ईरान। इजराइल तो इसमें डायरेक्टली नहीं पार्टेक कर रहा है, वो थ्रू अमेरिका ही कर रहा है, एंड फॉर ऑल गुड रीजंस। कि जो मेजर मुद्दे हैं इस समय दो हैं। एक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसमें रशिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है, और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसमें ओमान का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। तो अब ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रिप्स किए हैं, ये बहुत ही वेल अंडरस्टूड स्टेप्स हैं। अब उनकी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ जाके बैठने से, मिलने से बात नहीं बढ़ रही है, तो जो दो मुख्य मुद्दे हैं उन लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं। और उसके बाद पुतिन का ट्रंप को कॉल करना ये इंडिकेट करता है कि एक मेजर मुद्दा एनरिच्ड यूरेनियम का, जिसके लिए 2015 में रशिया ने ईरान के साथ एक डील कर रखी थी, सिमिलर डील पे वो फिर से बात कर रहे हैं कि ये जो 400-500 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड है उसको रशिया में प्लेस कर दे या कोई एक रास्ता निकाले। 1.5 लेकिन घंटे की साई बात साहब, तक अगर रशिया में इसे प्लेस कर देंगे तो इससे रशिया ज्यादा सशक्त नहीं हो जाएगा और अमेरिका को इससे दिक्कत नहीं होगी? मोनिका, इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं। वो एक टीम के अंदर, वॉच के अंदर होता है, आईएईए के मेंबर्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी ट्रांसफर एक बहुत मेजर प्रोटोकॉल के तहत होती है।
फिर उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है अंडर कैमरा, और उसके बाद उसको डिग्रेड करना है अगर, तो उसका भी एक साइंटिफिक बहुत एक्सट्रीम प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको लेके जी। किसी ने वो पाकिस्तान टाइप कहीं छोटे से एक बम बना लिया, क्योंकि अभी तो वो स्टेज पे पहुंचे नहीं है, 60% पे है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो रशिया को शिफ्ट की जाए। मैं इसमें एक पॉजिटिव लाइट इसलिए देख रहा हूँ मोनिका, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं। और एक हल्का सा कंफ्यूजन मुझे इस पैनल डिस्कशन में ये लग रहा है कि शायद लोग ये समझ रहे हैं, खास करके आपके दर्शकों की सफाई के लिए, कि ईरान अगर अपना ब्लॉकेट खोल देगा तो अमेरिका भी खोल देगा। नहीं, आज की तारीख में स्थिति ये है कि अब अमेरिका ब्लॉकेट तभी खोलेगा जब ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धन, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की प्रॉमिस करेगा। अब वो समय नहीं निकला जो एक हफ्ते पहले था कि तुम खोलो तो हम खोल देंगे। नहीं, नाउ ईरान कैनॉट सेल इट्स ऑयल थ्रू हॉर्मुज जब तक कि वो अमेरिका को गारंटी नहीं देते हैं टेबल पे आकर या बिना टेबल पे आए कि हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, जो कि वो नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये आईआरजीसी की मिलिट्री साहब, विंग ये की तो जिद, बहुत बड़ा, वाकई में ये तो डेवलपमेंट बड़ा हो गया, क्योंकि अब तो कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो गले पर हाथ है अमेरिका के, ईरान के गले पर, वो और ज्यादा कसते जा रहे हैं। मैं आपके पास लौट एक अपडेट जरा साझा कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट बता दूं। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान के पास बहुत कम वक्त बाकी है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो कहा गया। बड़ी स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, इसके तहत कहा गया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और बहुत कम वक्त बाकी है। इस बात का भी जिक्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और वक्त बहुत कम बाकी है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। माथुर साहब, ये वक्त कम बाकी है एक्चुअल में ईरान के पास है या अमेरिका के पास भी ये वक्त कम है? नहीं, ऐसा है कि वक्त तो अमेरिका तो वक्त देने को तैयार है, अगर लगेगा टाइम तो देना ही पड़ेगा इनको। पर ये चाहते हैं जितना जल्दी मैटर क्लोज हो सके उतना अच्छा है, एक चीज है, क्योंकि इनको अगले महीने चाइना जाना है, तब तक स्थिति इनकी फेवर बन जाए, एक बात। दूसरा क्या है कि इन कंट्रीज में जो बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इनको माथुर साहब, आपकी आवाज ठीक न्यूक्लियर, तरीके से आ नहीं रही है, एक बार कनेक्ट होने की फिर से कोशिश करते हैं आपसे। एक बार मनोज जी के पास चले जाते हैं। मनोज जी, ये जो घड़ी टिक टिक कर रही है, जो जिक्र अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले? ये कि दोबारा से अमेरिका अटैक कर देगा अगर ईरान ने डील नहीं की, या फिर ईरान खुद ही अपनी ये जो चक्रव्यूह उसने रच लिया है घेराबंदी करके होर्मुज की, इसमें फंस जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का जो है अब तक का जो डिफेंसिव अप्रोच रहा है, एग्रेसिव नहीं रहा है। अमेरिका के बमबारी के बाद ही जो है ईरान के साइड से एक्शन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को भी बहुत मुश्किल होगा कि फिर से फ्रेश वे में जो है फिर से अटैक ईरान पे किया जाए। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक अमेरिका पे दबाव भी बन रहा है वर्ल्ड ऑर्डर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक जो है आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से रिज्यूम हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है चाइना का भी यात्रा है 15 मई को, तो अमेरिका भी चाहेगा कि 15 मई के पहले कुछ इस एरिया में जो है युद्ध के दृष्टिकोण से जो है कुछ पॉजिटिव आए, ताकि सार्थक वार्ता हो सके। और जहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के टॉक की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली जो असैसिनेशन जो अटैक हुआ था ट्रंप पे, मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के वार्ता हुई है, क्योंकि नॉर्मली सभी देश जो है इस तरह की घटना को कंडेम करते हैं जी। और एक वार्ता एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं कि ऐसी घटना जो है नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भी जो है वार्ता में सामने आया। और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से रशिया ने वो बोला कि हम ईरान के साथ हैं, 2 दिन पहले की ये इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया गया और वहाँ उन्होंने पुतिन से मिला, और पुतिन ने जो है उनको बोला कि आपके साथ जो है रशिया तैयार रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऑल ऐसे इश्यूज है, इसको लेकर के मुझे एक लग और रहा है कि स्टेटमेंट ट्रंप मनोज जी जरा साझा कर ले, आप लोग के पास लौट रहे। यूए के ओपेक से बाहर निकलने पर ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। यूए के ओपेक से बाहर निकलने पर ट्रंप का ये स्टेटमेंट, यूए के ओपेक से बाहर निकलना बहुत बढ़िया है, ये ट्रंप ने कहा। यूएई अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना अच्छा कदम है और यूएई अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। साहिब साहब, इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले? निश्चित तौर पर हम जानते हैं यूएई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, इसलिए उसने फैसला लिया है
खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना। देखिए, इसका स्पेसिफिक मेंशन ट्रंप ने बहुत इंटेलिजेंस के साथ किया है और उसके पीछे एक हिडन एजेंडा था। जब से यूएई ने ये डिक्लेयर किया था कल कि 1 मई से वो एग्जिट कर रहा है ओपेक एंड ओपेक प्लस कॉम्बिनेशन को, राइट। उस वक्त से एक नैरेटिव चलाया जा रहा था ट्रंप के अगेंस्ट कि ये अमेरिका की हार है और ये अमेरिका के नहीं चाहने से हुआ है। उसको काउंटर किया ट्रंप ने, सेइंग कि आई सपोर्ट दिस, जो कि एक रियलिटी है। यूएई ने ऑफिशियली माना है कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के इस ओपेक के जो कोटा सिस्टम से डैमेज हो रहे हैं। उनकी पर डे कैपेसिटी 1 लाख मिलियन बैरल्स पर डे कम यूज हो रही थी, क्योंकि ओपेक ने उस पे कैपिंग लगा रखी थी कि आप इससे ज्यादा तेल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि तेल के दाम गिर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट। इस वजह से उन्होंने एग्जिट किया है क्लियरली। इसके पीछे के कारण और हैं। वो पाकिस्तान से यूएई खासा नाराज है कि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ कोई डिफेंस डील कर ली है और ईरान के साथ लगातार बातें कर रहा है, जबकि ईरान ने यूएई को सिंगल आउट करके मैक्सिमम हमले किए हैं पिछले 60 दिनों में यूएई के ऊपर एज कंपेयर टू अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज। और इसके जवाब में इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में लगाई थी। याद रखिए, यूएई में दुबई तक पे ईरान ने हमला किया, सिविल एयरपोर्ट पे हमला किया। इससे यूएई, ईरान जिसका बहुत डोमिनेशन है ओपेक में, जब से ये युद्ध शुरू हुआ उसके पहले की अगर बात करें तो वेनेजुएला और ईरान का बहुत डोमिनेशन था ओपेक में। अमेरिका कभी ओपेक का पार्ट नहीं था। तो इस वजह से यूएई का एग्जिट और एग्जिट के बाद ये ट्रंप का स्टेटमेंट एक नैरेटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए दिया गया है। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से मोनिका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ये जो डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर ऑयल था, उसमें यूएई के पास यूएई से ओमान तक एक पाइपलाइन है, अबू धाबी क्रूड पाइपलाइन, जिसको विदाउट गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के पोर्ट से इंडिया ऑयल डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता है। हॉर्मुज का ब्लैकमेल आने वाले पूरे फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए खत्म हो जाएगा अगर हमने ये डील यूएई के साथ आगे कर ली, बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन जो समुद्र के रास्ते नहीं आता, हॉर्मुज से नहीं गुजरना है। यूएई का तेल इंडिया में ओमान के रास्ते आ सकता है, जो कि एक पाइपलाइन से है। जी मोनिका जी, इस बीच एक और अपडेट जरा साझा कर ले। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट पर बड़ा अपडेट। मिडिल ईस्ट से यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट की वापसी तय है, ये जानकारी मिल रही है। 10 महीने बाद मिडिल ईस्ट से रवाना होगा अमेरिकी युद्धपोत। अमेरिका ने मरम्मत के लिए युद्धपोत को वापस बुलाया। अमेरिकी सैन्य रणनीति में बदलाव का संकेत भी इसे कह सकते हैं, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने इस युद्धपोत को वापस बुलाया। साई साहब का इस पर एक बार कमेंट ले लेते हैं। साई साहब, एक तरफ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अमेरिका जो है वो अपने मोबाइल सैन्य बेस बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये इंफॉर्मेशन भी कि मरम्मत के लिए वापस बुलाए। इसे कुल मिलाकर जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज कीजिए। हाँ, ये अच्छा मैपिंग किया आपने। देखिए, फोर्ड में एक मेजर इंजन रूम एंड क्रू रूम में आग लगी थी, जिसके बारे में शुरू में ईरान ने क्लेम किया कि हमने इसको हिट किया है। उसके बाद तुरंत पेंटागन ने थ्रू सेंटकॉम क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये इंटरनल आग लगी थी। उसके बाद इस कैरियर को ग्रीस भेजा गया फॉर रिपेयर्स। मेजर रिपेयर्स हुए कई हफ्तों के, और उसके बाद लुकिंग एट द क्राइसिस इन्होंने डिसाइड किया कि इसको अभी अफ्लोट रखते हैं, वापस गल्फ भेजते हैं। तो ग्रीस से ये फिर एक हफ्ते चल के वापस गल्फ की तरफ आया। लेकिन ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि इनकी जो रिपेयर्स हुई हैं ग्रीस में, उसमें चांसेस है कि फिर से आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत पुराने जहाज हैं ये सब, बहुत पुराने, और काफी लंबे समय से अफ्लोट हैं। तो इस वजह से ये टैक्टिकल मूव नहीं लगता मुझे, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ये उस जहाज के फर्दर डिग्रेड होने से बचाने के लिए उसके पहले ही अपने वापस लेकर और कुछ और काम करना चाह रहे होंगे, एक बात। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाह रहा था कि जो अभी ये थॉ है बिटवीन ईरान एंड यूएसए, उसके बैकग्राउंड में ये जो पुतिन की कॉल थी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज अमेरिका को भी कल से उनकी कांग्रेस में मीटिंग शुरू हो गई है। 60वां दिन होते ही कल रात को इंडिया में अमेरिकन टाइम डे टाइम बहुत मेजर ड्रिलिंग की गई है पीट हेग्सेथ की रिगार्डिंग दी वॉर, और खास करके शॉर्टफॉल इन एम्यूनिशन पे कि चाइना एक्टिव है, नॉर्थ कोरिया हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, इतना शॉर्टफॉल एम्यूनिशन में हुआ है, उसके लिए पीट हेग्सेथ के पास क्या जवाब है। तो अमेरिका भी इस समय नाकाबंदी नहीं खोलेगा, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ अटैक उसको काफी सोचना पड़ेगा, दो कारणों से। एक, कांग्रेस आज फिर से बैठेगी और मेजर डिसीजंस लेगी, वोटिंग करेगी इस मुद्दे पे, और जेडी वांस ने भी पीट हेग्सेथ को बोला है कि आपने ठीक पिक्चर प्रेसिडेंट को नहीं दे रखी है। तो सेकेंड राउंड ऑफ अटैक मुझे अभी तुरंत नहीं दिख रहा है। और इसके बाद
सिर्फ एक ही विंडो दिखती है मोनिका, कि रशिया की तरफ से एक नया फ्रेश प्रपोजल कि ईरान का यूरेनियम हम रख लेते हैं। तो ये ट्रंप को एक मौका देगा ये बोलने का कि ठीक है, अब हम टॉकिंग टेबल पे आ सकते हैं। ईरान को एक मौका देगा, ठीक है हम टॉकिंग टेबल पे आ सकते हैं टू डिस्कस द न्यूक्लियर प्रोग्राम। मिलिट्री ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मुज अभी भी नहीं खुलता दिख रहा है। एक लास्ट 30 सेकेंड्स, जो इसराइल और लेबनान के प्रीमियर्स, मतलब मिस्टर जोसेफ प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान एंड बेंजामिन नेतन्याहू की जो वॉशिंगटन में बात होने वाली थी, शायद इसी हफ्ते हमें कुछ सुनने को मिले कि वो बात फर्म अप हो गई है, जिससे हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के द्वारा जो रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको अभी आईडीएफ बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर रही है अपना 10 किलोमीटर के जोन में लेबनान के अंदर जो अपना बफर जोन ग्रेटर इसराइल को बनाना चाह रहे हैं, उसको काफी कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग की कमर तोड़ रखी है, और ये डेवलपमेंट अगर दोनों प्रीमियर्स की बात हो गई तो काफी सक्सेसफुल माना जाएगा। जी, यानी माथुर साहब फिलहाल युद्ध तो नहीं होगा, भले ही हम वो अगर मैंने जैसे जिक्र भी किया था कि वो सैन्य तैनाती हम देख रहे हैं ज्यादा हो रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आपको कांग्रेस को जवाब देना है, दूसरी तरफ आप खुद भी नहीं चाहते युद्ध हो। रशिया अब कहीं ना कहीं अगर देखिए मध्यस्थता कर रहेगा, ऐसा लग रहा है माथुर साहब। जी, ऐसा है कि अमेरिकन, हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 जी, असल में ऐसा है कि जो इस पूरे गल्फ में जो अमेरिका ने प्रेशर किया है, अगर 1 2 3 आर्मी की रैंकिंग की जाए तो ईरान के पास जो आर्मी है वो वर्ल्ड की 60 नंबर की आर्मी है, और अमेरिका ने अकेले ही यहाँ पे वर्ल्ड की 40 नंबर की आर्मी डिप्लॉय कर दी है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 3 बड़े बड़े जहाज उन्होंने रखे हैं वहाँ पे, और सब सक्रिय है वहाँ पे। ऐसे में अगर हमला होता है उनके ऊपर तो ईरान बचेगा नहीं, बिल्कुल सीधी सपाटी बात है। इसमें झगड़ा बहुत भयंकर होने वाला है अगर होता है तो। अब ऐसे में उनके सामने यही प्रस्ताव है कि आप अपने बैठ के आप समझौता करें और कुछ नहीं कर सकते, या समझौता वार्ता इस तरीके से करें कि निगोशिएशन में आप कोई अपर हैंड रखें। अब ये इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अपने यूरेनियम को इतने साल तक इन्होंने एनरिच किया है, अब ये देने की बात आ जाएगी तो ये उसको एक ट्रम्प कार्ड के तरह रूप में यूज कर रहे हैं, नॉट डोनाल्ड ट्रम्प कार्ड यूज कर रहे हैं कि हम अपने पास यूरेनियम रखे रहें, हमारा यूरेनियम कोई किसी देश को हमें ना देना पड़े और हमारे पास रहे, जैसे भविष्य में फिर कुछ हमें करना हो तो कर सके। अच्छा, जैसे आपने खुद ने बताया आपके प्रोग्राम में कि 238 यूरेनियम U238 तक है इनके पास, तो एटम बम बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या दुनिया के सामने, इजराइल के सामने यही है, गल्फ कंट्रीज के अंदर कोई भी कंट्री एटम बम ना बनाए, एक बात है। और वो क्यों बनाए, वो तो सब किसी भी देश के लिए परेशानी हो सकती है, एटम बम किसी भी देश को नहीं बनाना चाहिए, तो एटम बम बनाने के पर जाएगी। सेकंडली, इनके सामने एक समस्या और है कि ये घर के अंदर हालात इनके बहुत ज्यादा खराब है, घर की स्थिति अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, खराब है। ऐसे में आम जनता से विद्रोह जो स्थिति बनेगी वो संभालना इनके लिए मुश्किल जाएगी, और अमेरिका उसी चीज का समय फायदा उठा रहा है कि इनको थोड़ा समय और दो, इनके अंदर विद्रोह खड़ा होगा और हम इसके अंदर विद्रोह खड़ा करेंगे। और इसके अंदर जो इजराइल की मोसाद है उसके अंदर पूरी तरह लगी हुई है कि अंदर विद्रोह खड़ा किया जाए, लोग भी दुखी हैं तो सपोर्ट करेंगे उस चीज को। ऐसे में आगे वाले समय में इनको संभालना पड़ेगा, और रूस का इस बीच में एंटर करना बहुत जरूरी है कि रशिया एक पड़ोसी देश है, ईरान से सारा ईरान की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो तो रशिया के दम पे चल रही है, और उसके सामने काउंटर अटैक वो उधर यूक्रेन वाला कर रहा है, उसके पास छोटे हथियार हैं, तो छोटे हथियार है, कम खर्चे वाले हैं, जो उसके पास जो ड्रोन्स हैं वो बहुत कम खर्चे वाले ड्रोन्स हैं। तो उसने कहा कि मेरे ड्रोन्स यूज करिए आप, और इनके जो सबमरीन्स हैं इनके, और जो अंदर इन्होंने जाल बिछा रखा पानी के अंदर गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, इसको डिस्ट्रॉय करिए। ये डिस्ट्रक्शन करने के बाद इनके सामने प्रपोजल ये आया है कि अब हम जो है शांति वार्ता करें, यहाँ मैदान में भी हार गए, ये एक ट्रम्प कार्ड भी हाथ से निकल जाएगा, गल्फ ऑफ हॉर्मुज का हमारे पास ब्लैकमेलिंग का तरीका है, तो वो चीज भी यहाँ से मार खा जाएंगे, यूरेनियम में भी पड़ जाएंगे। दोनों दशाओं में इनके सामने अब समझौता वार्ता ही एक रास्ता निकलता है और कुछ दूसरा नहीं कुछ। ठीक है नासिर, एक और रिपोर्ट आई है जिसके तहत कहा गया है, शिकायत की है बाकायदा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में, और कहा है कि हमारे 2 जहाज लूट लिए हैं, डकैतों वाला काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे तेल पर भी कब्जा कर लिया है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए मोनिका, लूटना एक वर्ड है, और उसके बाद जब आप जो यूएस ब्लॉकेड है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पहले ही यूएस की तरफ से जो है जो ब्लॉकेड किया गया है उसकी तरफ से क्लियर मैसेज है कि हम किसी भी जहाज, यानी कि इस ईरान की किसी भी जहाज को ना आने देंगे ना जाने देंगे। उसके बाद जब आप उस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि यूएस की नेवी जो वहां पे बनी हुई है, उन्होंने उनको जो अपनी तहवील में लिया, यानी कि अपने पास जो है बंदी बना के रखा है। ये कहीं ना कहीं 2 अलग अलग चीज है। पहले से ही अगर अनाउंस किया गया है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो तब किसी भी जहाज को ईरान जो है
आने ना देता था, ना जाने देता था। और उनकी तरफ से ये भी मैसेज आया कि जो भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा हम उस पे जो है हमला करेंगे। उसी के बाद जब यूएस का ब्लॉकेट वहां पे लगा, उनकी तरफ से भी क्लियर मैसेज है कि कोई भी जहाज जो है यहाँ से ना गुजरेगा, ना हम किसी को जाने देंगे। उसके बाद जब आप उस चीज का उल्लंघन करें, उसके बाद तो यही चीज स्पष्ट है कि यूएस ब्लॉकेट जो लगा हुआ है वो भी किसी रीजन के लिए लगा है। उनका दबाव अगर है ईरान पे, वो किसी रीजन वजह पे जो है जी। वहां पे लगाया गया। उसके बाद जब ईरान के जहाज वहां से गुजर रहे, उनको जो है वहां पे पकड़ा गया है और अभी नसीर, तहवील में उन्हें लिया गया, रोकना एक लूटा बात है और नहीं उन्हें गया। कब्जे में ले लेना वो एक बात है। बहरहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक बार मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, ये स्थिति कैसी नजर आ रही है जो आशीष जी ने जिस बात का जिक्र किया कि ब्लॉकेट कैसे खुलेगा, ईरान पर दबाव बन रहा है, ईरान होर्मुज खोले, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया तो अमेरिका भी खोल देगा। अब अमेरिका क्या वेट करेगा? अगर अमेरिका इस बात का वेट करेगा कि पहले बातचीत हो टेबल पर और उसके बाद बातचीत के बाद वो परमाणु समझौता भी हो जाए, उसके बाद जाकर अगर वो ब्लॉकेट खोलेगा, तब तक तो हालत सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पे जो है बहुत ही दबाव बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प पे भी दबाव बन रहा है, और जो भी करना है वो ट्रम्प को ही करना है। और जिस तरह से रशिया से बातचीत हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रशिया अगर मीडिएट करता है, तो मुझे लग रहा है कि उधर ईरान को भी जो है इस तरह से करेगा कि ईरान भी ना हारे और अमेरिका को भी जो है जीत ना हो, ये रशिया ये भी चाहेगा। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि यूक्रेन वार जो हो रहा है वो रशिया और यूक्रेन के बीच, और उसमें भी जो है मुझे लग रहा है कि रशिया चाहेगा कि अमेरिका इसमें हेल्प करे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ईयू के साथ तो अमेरिका का अभी जो है इस युद्ध के आसपास समय में अच्छा संबंध नहीं है। और नाटो को जिस तरह से अमेरिका ने बोला कि आप समर्थन कीजिए, नाटो ने समर्थन नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगर रशिया इसमें आ जाता है किसी न किसी रूप में, तो मुझे लग रहा है कि ईरान को फ़ायदा हो सकता है। और अमेरिका जिस तरह से वो किसी तरह से वो निकलना चाह रहा है इस युद्ध से, मुझे लग रहा है कि उसे जीत घोषित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध से जिस सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रशिया को फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह एक से और कमेंट इसमें ओ आए थे ना जर्मन चांसलर की तरफ से, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज करी, लेकिन कहीं ना कहीं बेइज्जती उन्होंने ईरान से करवा ली है अपनी इस युद्ध के बाद। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जब ट्रम्प इस युद्ध से निकलेंगे, इस एग्जिट से, वो एग्जिट के बाद ये प्रूव करना कि वाकई में वो जीते हैं, ये मुश्किल लगेगा। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जर्मनी के चांसलर का जो स्टेटमेंट आया है कि कोई एक ठोस रणनीति नहीं है अमेरिका का कि किस तरह से जो है वहाँ से इस युद्ध से निकले। तो मुझे लग रहा है किसी न किसी रूप में यूरोपियन कंट्रीज जो है अमेरिका को किसी न किसी रूप में इस युद्ध में जो है आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार्गेनिंग या डील ये करना चाहेगा रशिया कि आप जो है हमको यूक्रेन युद्ध में आप हमको समर्थन कीजिए, और मैं आपको ईरान और जो युद्ध हो रहा है इजराइल अमेरिका वाला, इसमें मैं समर्थन कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डील हो जाता है तो कुछ शांति के लिए अच्छा ही रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल जो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। जैसे आज जो है 120 पर डॉलर जो है वो आज सबसे हाईएस्ट हो गया है। और मुझे लग रहा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो यूएई को एक समर्थन किया कि ठीक है, आप ओपेक ग्रुप से आप निकल जाइए, ताकि आप जितना आप ऑयल आप बेच सकते हैं, ताकि जो है ऑयल का प्राइस जो है स्टेबलाइज हो जाए। और अगर ऑयल का प्राइस जो है अगर सर्कुलेट करता है, आगे पीछे होता है, तो इससे अमेरिका के इकोनॉमी में भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों में जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के प्रति वो डाउन होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जी। कि इसी के ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने यूएई को समर्थन किया ठीक है। है, वहीं हम देख रहे हैं कि ठीक है। अगर सऊदी साहिब अरब साहब, ये जो रशिया की मध्यस्थता है, और ठीक है, परमाणु अगर हम देखें यूरेनियम रख लेगा रशिया अपने यहाँ, अभी तो ईरान कह रहा है कि सबसे आखिर की बात होगी, अमेरिका कह रहा है सबसे पहले बात होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये स्थिति आपको ऐसी लग रही है कि होर्मुज अभी फिलहाल तो नहीं खुलेगा, क्योंकि पहले जो कंडीशंस थी कि यहाँ पर तुम नाकाबंदी खोलो हम होर्मुज खोल देते हैं, या पहले हम होर्मुज खोले तुम नाकाबंदी खोल देते हो, सो वो थोड़ा इजी लग रहा था। और ईरान ने भी इस बात का जिक्र किया कि पहले आसान आसान वाले चरण कर लेते हैं, आसान आसान जो कंडीशंस है, बाद में जो डिफिकल्ट है जिनमें माथा पच्ची है वो बाद में कर लेंगे। लेकिन अब अगर ये परमाणु समझौते पर बात अटक जाएगी तो फिर तो ये ऐसा लग रहा है कि लंबा खिंच जाएगा पूरा मैटर। मैं बताऊं? जी जी।
जी, तो ईरान ने बड़ा स्मार्ट एक्ट किया था। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी वर्ल्ड पोर्टल को कि हम दुनिया की एनर्जी सप्लाई को ईज़ आउट करने के लिए हॉर्मुज़ खुलवाना चाह रहे हैं। तो आप अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पहले उन्होंने ब्लॉक किया था। उन्होंने राइट। ये सोचा नहीं था कि काउंटर ब्लॉकेज हो जाएगा, जी। क्योंकि ये कहीं एजेंडा में नहीं था। और बाय चांस अमेरिका ने जैसे रिटेलिएशन ब्लॉक किया तो अमेरिका को भी अचानक ये पता चला कि ये तो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। मिलिट्री वॉर से कहीं ज़्यादा इनकी कमर तोड़ी जा रही है। तो अब अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया कि अब तुम खोलोगे भी तो हम तो तुम्हारा ऑयल नहीं बिकने देंगे, बाकी भले एनर्जी चली जाए। तो इस डेवलपमेंट के बाद ईरान की बहुत बुरी कंडीशन है। जैसा कि मैंने बताया कि $6 बिलियन का तो ऑयल उनका फ्लोट कर रहा है अभी। हम्म। उसके अलावा जो प्रोडक्शन लाइंस जिनको वो बंद नहीं कर सकते हैं, राइट। उनका कहाँ स्टोरेज करेंगे, कैसे उनको चैनलाइज करेंगे, कितना बर्बाद करेंगे, इवेंचुअली वो इकोसिस्टम इकोलॉजी को खराब करेंगे, समुद्र में बहाना शुरू करेंगे। आगे आने वाले समय में कई चीजें और बेकार की हो सकती हैं जिसको स्ट्रेटेजिस्ट अभी ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। दो अच्छी बातें ये है मोनिका हाँ। कि अभी नेक्स्ट वीक वो है विक्ट्री विक्ट्री डे होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री डे मनाता है एक रशिया बहुत मेजर लेवल पे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी जीत हुई थी तो 8 या 9 मई के आसपास इस वक्त एक यूक्रेन रशिया के बीच में पॉसिबल है कि छोटा सीज फायर देखने को मिले। और उसी वक्त ये अगर ये यूरेनियम शिफ्ट करना है तो शायद उस पर कोई बात करके पुतिन अपनी लीडरशिप में ट्रंप को समझा के और फिर इन दोनों पार्टीज को मतलब ईरान और अमेरिका को फिर से एक बार टॉकिंग टेबल पे लाकर ये बता सकते हैं कि एटॉमिक प्रोग्राम में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं कि अगर क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है वो यूनिफाइड प्रपोजल में कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान अपने एटॉमिक प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दो तो बंद करने का क्या मतलब। क्या आप चाहते हैं कि वहां यूरेनियम से रिलेटेड कोई रिसर्च ना हो, हम्म। कोई इंफ्रा ना हो, या आप चाहते हैं कि सिर्फ सिविल हो। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना एनरिचमेंट कैंसर के लिए 60% चाहिए, कैसे डिफाइन ये राइट। चीजें यूनिफाइड प्रपोजल में अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही। तो इनका टेबल पे आना जरूरी है। लेकिन गल्फ हॉर्मोज अभी नहीं खुलने वाला जब तक कि ईरान ये बोल नहीं दे कि ठीक है हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले करते हैं, लेट अस टॉक फर्स्ट यूनिफाइड प्रपोजल को लेकर। मोनिका, और आपको लग रहा है माथुर साहब जो इस बात के लिए ईरान अभी तक अड़ा हुआ था और वो कह रहा था इस पर बात नहीं होगी, आईआरजीसी अलग पक्ष रख रहा है और वहां की जो सॉफ्ट लीडरशिप अलग पक्ष रख रही है, लेकिन अब वो इतने मजबूर हो गए हैं कि इस पर सबसे पहले बात होगी। जी बिल्कुल, ऐसा है कि उनके सामने अब प्रपोजल कुछ है नहीं दूसरे, और ये चीज समझौता नहीं करेंगे तो लड़ाई बंद नहीं होगी। लड़ाई बंद नहीं होगी तो इनका जो अब दिन दुनिया जो रोज का जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी तरह। तो ये चाहते हैं किसी तरह खत्म हो। अब सर्वाइव करेंगे तो आगे बातचीत चलेगी ना, जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, ये वाली बात है ना। इनके सामने वो स्थिति है कि अब जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है इसके बारे में इनको अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। अब रशिया बीच में आया है तो रशिया चाहता है कि इनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो हमारे पास आ जाए। अब हो सकता है इसमें बीच में एक प्रपोजल और आया था ईरान की तरफ से कि भारत को हम दे दें। तो भारत को अगर दे देता है तो बहुत सबसे अच्छी स्थिति कि भारत के पास रहेगा तो बिल्कुल शांति की स्थिति बनी रहेगी, कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कोई वर्ल्ड कंट्री मिसयूज नहीं कर पाएगी। रशिया पे भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एटम बम बनाने वाले लोग हैं, वो मिलेगा तो उनके पास ऑलरेडी तैयारी है तो कर लेंगे काम। भारत एक ऐसा देश है कि जो उसका शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। एक प्रस्ताव है पर इस पे दुनिया के देश कैसे तैयार होते हैं ये देखना पड़ेगा। पर अमेरिका ने जो एक अच्छा कदम ये उठाया है कि उसने जो हार्मोस के ऊपर इनको घेरा है, वो घेरने के कारण ही ये ठंडे पड़े हैं, वरना ठंडे नहीं पड़ते थे जी। इससे। तो दुनिया के सामने स्थिति साफ हो रही है कि युद्ध जो है नहीं होना चाहिए, रोका है, बहुत अच्छी बात है, और शांति वार्ता हो और इसका कोई नतीजा निकले ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है मनोज जी, चलते चलते अभी अगर हॉर्मुज पर, माफ कीजिएगा, पहले अगर परमाणु पर बात हो जाती है, समझौता हो जाता है, यूरेनियम शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद हॉर्मुज खुल जाता है तो अमेरिका एग्जिट कर लेगा। लेकिन मुमकिन है कि ईरान इजराइल की जो जंग है वो चलती रहे, उसके बाद अमेरिका को कोई मतलब नहीं, वो एग्जिट कर लेगा क्योंकि उसका मेन पर्पस सॉर्ट हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच अगर समझौता किसी न किसी रूप में हो जाता है तो इजराइल का भी जो है उधर समझौता होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है और ईरान ये मान नहीं सकता है कि इजराइल जो है लेबनान पे या हिजबुल्लाह पे वो वार करते रहे और ईरान जो है वो अमेरिका से डील कर ले, तो ये नहीं होगा। इजराइल को जो है युद्ध रोकना ही पड़ेगा लेबनान पे, और तभी जो है मुझे लगता है ऐसा समझौता होगा। और तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इजराइल जो है ईरान जो अभी एडवांटेज पोजीशन में आ गया है। जब एनपीटी का वाइस चेयर जो दिया गया है ये जगह, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएन में जिस तरह से ये ऑनर मिला है ईरान के लिए, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस तरह से अमेरिका भी जो है नाखुश हो गया इस मामले को लेकर के। आप बोलते रहिए कि आप न्यूक्लियर नहीं बनाइए,
और एनरिच यूरेनियम नहीं कीजिए, लेकिन यूएन उसको जो है नॉन एनपीटी के वाइस चेयर बना दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज पोजीशन में ईरान आ रहा है और और इस अमेरिका को किसी न एडवांटेज का किसी आपको लग रहा है इस बातचीत में बार्गेनिंग पर भी असर पड़ेगा? स्वाभाविक है कि जिस तरह से यूएन में इस तरह का जो अगर एक पद मिलता है तो मुझे लग रहा है कि चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर में दूसरे कंट्रीज जो स्पेशली यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, वो अगर ईरान को सपोर्ट करता है, किसी किसी न किसी रूप में कर ही रहा है, तो अब बार्गेनिंग करने में ईरान को जरूर जो फायदा होगा। क्योंकि आप कहेगा कि आप तो ये बात बोल रहे हैं कि इंडस यूरेनियम नहीं कीजिए, लेकिन हमको तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में जो है जिस तरह से वाइस चेयरमैनशिप बना है ऑलरेडी, वो तो बोलेगा मैं नॉन प्रोलिफरेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, तो फिर आप इस तरह का बात क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एडवांटेज पोजीशन में जो है ईरान आ जाएगा जब सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की वार्ता होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया भी जो है सपोर्ट करेगा इस मामले में ईरान को। यानी कि सेकेंड राउंड की वार्ता पे नहीं जो है चीजें रुकेंगी और ये बातचीत जो है वो बहुत खिंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए, नजरिया साझा करने के लिए इंडिया डेली के तमाम दर्शकों के साथ। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये जो बातचीत है सेकेंड फेज की कब होती है और किसके जो तेवर हैं वो थोड़े नरम पड़ते हैं, क्योंकि बिना उसके ये बातचीत मुमकिन नहीं हो पाएगी। क्या रशिया अब मध्यस्थता करता है प्रत्यक्ष तौर पर सामने आकर, क्योंकि पाकिस्तान तो मध्यस्थता नहीं कर पा रहा। दोनों ही देशों को लग रहा है कि पाकिस्तान का रुख दूसरे देश की तरफ है, इंक्लिनेशन दूसरे देश की तरफ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।